हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स एक्सरसाइज 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत की। उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि विद्युत की क्या होता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्थिर विद्युत की क्या होता है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो आइए अब हम इसका डेफिनेशन समझते हैं और इसको डेफिनेशन से समझने का कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जो विद्युत होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए समझते हैं इसको हम। विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब इसका परिभाषा हम लिखते हैं यहाँ पर, इसका डेफिनेशन होगा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं। तो देखो दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसका डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखे हैं। देखो ये डेफिनेशन ये बोल रहा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी। उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्या कहते हैं, विद्युत की कहते हैं। अब ये सवाल उठता है दोस्तों यहाँ पर कि ये आवेश क्या होता है। ठीक है, इस आवेश को हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इस आवेश को कि आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं और आवेश के क्या क्या मात्रक होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो विद्युतकी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे विद्युतकी को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं विद्युतकी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युतकी है, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है स्थिर विद्युतकी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युतकी को, इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला है स्थिर विद्युतकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसको जो है दोस्तों दूसरे भाग में बांटा गया है जिसको हम बोलते हैं धारा विद्युतकी।
इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो विद्युत की क्या है, देखो ध्यान से, जिसके अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में। आवेश को हम पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। लेकिन हम समझते हैं कि जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला भाग होता है स्थिर विद्युत की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा होता है इसका धारा विद्युत की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है दोस्तों, हमें पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है स्थिर विद्युत की। हम इसी को स्टार्ट करेंगे, स्थिर विद्युत की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर यही है मेरा। ठीक है, यहाँ पर धारा विद्युत की, इसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। इसको आने वाले चैप्टर्स में हम अच्छा से कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अभी समझेंगे स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं, देखो ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का अर्थ दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का अर्थ किससे है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रो का मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है, आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है, आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आवेश, इसमें भी देखो, इस चैप्टर में भी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रो का अर्थ देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश। तो इस अध्याय में भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, जिस शाखा में पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान की, जिस शाखा में हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत की। तो देखो यहाँ पर भी हम विद्युत की का ही अध्ययन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ही अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो का अर्थ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, एक प्रकार का आवेश जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर नाम हिंदी, यहाँ पर देखो हिंदी क्या लिखा है, स्थिर। स्थिर मतलब क्या, आवेश का अध्ययन यहाँ पे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अर्थ निकला आवेश का। आवेश का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इलेक्ट्रो का अर्थ इलेक्ट्रॉन हुआ, और यहाँ पर जो लिखा है स्टैटिक्स, इसका मतलब होता है दोस्तों एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और स्टैटिक्स मतलब क्या, एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश। आवेश क्या रहेगा, बोलो, रेस्ट में रहेगा, आवेश यहाँ पे रुका रहेगा। तो यहाँ पर देखो स्थिर विद्युत की किसको बोलेंगे, स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा होगी जिसमें हम रुकी हुई आवेश, स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, उसे ही हम बोलेंगे स्थिर विद्युत की। ठीक है, स्थिर विद्युत की क्या हो गया, देखो ध्यान से, स्थिर विद्युत की में हम रुकी हुई आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी को बोलेंगे स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ इलेक्ट्रॉन मतलब कि आवेश, और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, मतलब इसमें हम इस शाखा में, भौतिक विज्ञान की इस शाखा में हम क्या करेंगे, रुकी हुई आवेश, रेस्ट वाले आवेश, जो आवेश, ठीक है, रेस्ट पे रहेगा, रुका हुआ रहेगा, उसी का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे हम बोलेंगे क्या, स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना, यहाँ पे लिखा है धारा विद्युत की। ठीक है, धारा विद्युत की लिखा है, मतलब कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर दोस्तों देखना ध्यान से, यहाँ पर आपका देखो विद्युत की मतलब क्या हो गया, विद्युत की का अर्थ हो गया आवेश, मतलब आवेश का अध्ययन। यहाँ पर शब्द आ रहा है क्या, धारा। धारा कब आता है, धारा का अर्थ क्या होता है, चलना, मतलब गति करना। धारा का अर्थ होता है दोस्तों क्या करना, गति करना। तो धारा विद्युत की क्या होगा,
करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी वो कहलाएगा धारा विद्युत की जिसमें हम गतिमान आवेश, आवेश जो होगा दोस्तों किस में रहेगा? गति में। धारा, धारा मतलब गति, तो आवेश गति में रहेगा, तो जिसमें हम दोस्तों गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे उसे हम बोलेंगे धारा विद्युत की। कुल मिला के बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर आवेश रहेगा आपका, इस शाखा में जो है आवेश जो होगा आपके पास चार्ज, ठीक है, वो रहेगा दोस्तों स्थिर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर धारा विद्युतिकी का अर्थ हुआ कि ये जो आवेश है दोस्तों, विद्युतिकी मतलब आवेश का अध्ययन, और धारा मतलब क्या? गति। तो यहाँ पर आवेश किसके रूप में रहेगा? किसके रूप में चलेगा? गति करेगा, मतलब गति करते हुए यहाँ पर आवेश रहेगा, गति करता हुआ आवेश रहेगा। तो यहाँ पर धारा विद्युतिकी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेश का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं धारा विद्युतिकी। आप डेफिनेशन कॉपी में लिख सकते हैं, समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है मेरा चैप्टर होगा दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थिर विद्युतिकी के बारे में, ठीक है। तो आइए हम अब स्थिर विद्युतिकी के बारे में आगे और अध्ययन करते हैं, और इसमें हम समझेंगे दोस्तों कि ये आवेश क्या होता है, ठीक है। पहला चैप्टर तो यही है, स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन इसमें हम समझेंगे कि ये आवेश क्या होता है, चार्ज किसे कहते हैं। तो आइए अब हेडलाइन करते हैं हम स्थिर विद्युतिकी, उसके बाद आवेश को, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो यहाँ पर ये डिफिनेशन दिया गया है, आप इस पढ़ सकते हैं, इसको हम समझा दिए अच्छा से, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। इस डिफिनेशन में दिया गया है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं कॉपी में कि स्थिर विद्युतिकी क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर हमारा, ठीक है। तो आइए अब हम स्थिर विद्युतिकी में पढ़ेंगे अब हम आवेश को, ठीक है। आवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। चार्ज। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये चार्ज क्या होता है, ठीक है। आवेश, चार्ज क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये जो आवेश है, चार्ज है, ये किसी वस्तु या पदार्थ का क्या होता है? एक प्रकार का गुण होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी इस तरह से लिखा जाता है कि आवेश किसी पदार्थ का एक प्रकार का क्या होता है? गुण होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पहले हम समझते हैं, लिखते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे और कि ये आवेश आखिर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन है, आवेश किसी वस्तु का, ठीक है, वह गुण। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? गुण आ रहा है। अभी तुरंत क्या बताया? ठीक है, अभी तुरंत हमने क्या बताया कि आवेश जो है किसी वस्तु या किसी पदार्थ का क्या होता है? एक प्रकार का गुण होता है। तो इसका डेफिनेशन भी आ रहा है, इसका डेफिनेशन में भी आ रहा है कि आवेश वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। समझना है ध्यान से, आवेश किसी वस्तु का, ठीक है, वह गुण है जिससे वह दो चीज कर सकता है। पहला गुण है जिससे वह विद्युत क्षेत्र, पहला, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर
उठता है। फिर से इसको हम समझते हैं कि अगर किसी वस्तु पर आवेश आ गया, ठीक है, आवेश किस पर आता है, कोई न कोई वस्तु होगा या पदार्थ होगा, उसी पर आवेश आएगा, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु पर आवेश आया है दोस्तों, उस पर चार्ज आया है, तो वो दो काम कर सकता है, ठीक है। पहला वो ये कर सकता है कि वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे, या वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। समझ में आया? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। किसी वस्तु पर अगर आवेश आया है तो वो विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इसको हल्का सा हम समझाते हैं। हालांकि आप जो है 10th में पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, नहीं भी पढ़े हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चल, उसके बाद हम ये डिफिनेशन फिर से आएंगे और इसका एक और हम डिफिनेशन लिखवाएंगे जो कि आसान होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों को समझेंगे। इन्हीं दोनों से एक और डिफिनेशन निकलेगा जिसको हम यहाँ पे लिखवाएंगे और वो सबसे आसान होगा, ठीक है, याद भी रहेगा आपको। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि ये जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले इसको देखो, अभी क्या बताएं, किसी वस्तु पर क्या आता है, आवेश। मान लेते हैं किसी वस्तु पर क्या आ गया है, आवेश आ गया है। अब जो दोस्तों ये जो आवेश आया है किसी वस्तु पर, ये आवेश अपने चारों तरफ, ये आवेश जो है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से देखना। किसी वस्तु पर जो आवेश आया है, ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, ऐसा। इसी क्षेत्र को दोस्तों बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यही है दोस्तों विद्युत क्षेत्र। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम कहीं पर एक चुंबक रख दें, चुंबक जानते होंगे, अगर हम कहीं पर दोस्तों चुंबक को रख दें तो चुंबक भी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा, उसको हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। देखो मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबक हमने रखा और ये चुंबक है दोस्तों क्षण चुंबक, ठीक है, क्षण के रूप में। और हम जानते हैं, हम पढ़े हैं 10th में कि क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं। पहला पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल होता है साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखो होता है क्या दोस्तों, ये चुंबक भी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबक के इस क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगर किसी वस्तु के पास क्या हो, आवेश हो, तो वो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो वो तो समझ गए हम, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। एक चीज़ और कर सकता है, किसी दूसरे अन्य आवेशित वस्तु को, ये जो किसी वस्तु पर आवेश आया है, ये आवेश किसी दूसरे आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। कैसे समझना, हम मान के चलते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो आवेश हमने आपको बताया है, अभी इसके प्रकार को हम पढ़ेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम आवेश के प्रकार नहीं पढ़े हैं, अभी केवल हम जान रहे हैं आवेश क्या है। इसके प्रकार जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे
कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, हालांकि आप इसको जानते भी होंगे, ये सब बेसिक सब चीज़ है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव, मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और हमने यहाँ पर देखना ध्यान से, ये जो आवेश होता है दोस्तों, आवेश को हम या तो बड़ी क्यू से, ठीक है, या इसे छोटी क्यू से हम सूचित करते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और ये जो आवेश होता है, आवेश को या तो बड़ी क्यू से या किससे, छोटी क्यू से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है, सिर्फ सूचित करते हैं, सिंबल है, ठीक है। अब देखो समझना ध्यान से, हम यहाँ पर जो है ये जो आवेश आया है दोस्तों, ये आवेश हम मान के चल रहे हैं, ये जो आवेश आया है किसी वस्तु पर, ये आवेश आया है धनात्मक आवेश, ऐसा मान के हम चल रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आवेश आया किसी वस्तु पर, यह आवेश आया है कैसा, धनात्मक, पॉजिटिव। तो आवेश को किससे दिखाते हैं, या तो बड़ी क्यू से या तो छोटी क्यू से। तो यहाँ पर हम आवेश को दिखा रहे हैं बड़ी क्यू से, और ये क्यू जो है, क्यू मतलब आवेश कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस, ठीक। इस आवेश, इस धनात्मक आवेश के इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेशित वस्तु को अगर हम इस क्षेत्र में लाएंगे, तो ये जो आवेशित किसी वस्तु पर ये जो आवेश आया है धनात्मक आवेश, ये जिस वस्तु को हम इस क्षेत्र के अंदर लाएंगे उस पर क्या करेगा, या तो प्रतिकर्षण बल लगा सकता है या तो आकर्षण बल लगा सकता है। कैसे समझना है, अगर दोस्तों इस क्षेत्र में अगर हम क्या करें, नेगेटिव आवेश को लेके आए, ठीक है, मतलब इस क्षेत्र के अंदर अगर हम नेगेटिव आवेश को लेकर के आएंगे इस क्षेत्र के अंदर, तो होगा क्या, समझना। इस क्षेत्र के अंदर का बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे नेगेटिव आवेश है, आवेश को हम छोटी क्यू से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा आवेश है जो कि कैसा है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। अब होगा क्या, ये जो प्लस है दोस्तों, इस माइनस को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेता है। ताकि हम पढ़ रखे हैं कि प्लस आवेश माइनस आवेश को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ये प्लस आवेश जो है इस माइनस आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको आकर्षित कर रहा है, आकर्षण कर रहा है, इसको हम बोलेंगे आकर्षित कर रहा है। आकर्षित किया। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम क्या करें, इस क्षेत्र में कोई छोटा सा धनात्मक आवेश, पॉजिटिव आवेश, हम बता रखे हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस में भी और माइनस में भी। ये बड़ा आवेश है, प्लस बड़ा है, ये जो प्लस आवेश है छोटा आवेश है, छोटा धनात्मक आवेश है। अब होगा क्या, ये प्लस प्लस हम जानते हैं, पढ़ रखे हैं, प्लस प्लस जो है एक दूसरे पर कौन सा बल लगाता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो ये प्लस जो है, इस प्लस बड़े वाले प्लस के क्षेत्र में अगर छोटे वाले, ठीक है, बड़े वाले प्लस मतलब आवेश के इस क्षेत्र में अगर हम इस छोटे वाले धनात्मक आवेश प्लस आवेश को इसके क्षेत्र में लेकर के आएंगे, तो होगा क्या, ये प्लस इस प्लस पर क्या करेगा, धक्का देगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा, बाहर की तरफ जो है एक बल लगाएगा जिसको हम बोलेंगे प्रतिकर्षण, ठीक है। या इसको बोल सकते हो तुम कि यहाँ पर प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो देखो समझना, अगर किसी वस्तु पर आवेश आता है दोस्तों, ठीक है, तो वो दो काम कर सकता है, किसी अन्य दूसरे आवेशित, ठीक है, वस्तु को या तो आकर्षित कर सकता है या तो प्रतिकर्षित कर सकता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये तो डेफिनेशन होवे करता है, दूसरा भी हो सकता है, यहाँ पे आवेश का डेफिनेशन है, समझ गए। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, इसमें भी हम समझ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम क्या करें दोस्तों, अगर हम कोई दूसरा चुंबक को लाएंगे इधर से, समझना, यहाँ भी जो है आकर्षित एवं प्रतिकर्षित वाला मामला बैठ सकता है, ठीक है। कहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र आने पर, इसमें भी हो सकता है। देखो कैसे, यहाँ पर दोस्तों अगर हम किसी अन्य चुंबक को लाएंगे, छोटा सा कोई चुंबक है, उसको हम इस बड़े वाले चुंबक के क्षेत्र में हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, लेकर के आ गए। अब होगा क्या, यहाँ पर देखो इस चुंबक में भी दो ध्रुव होगा, इस चुंबक का भी दो ध्रुव होगा, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। अब होगा क्या दोस्तों, समझना, यहाँ पर देखो अगर इसको हम अंदर लेके आएंगे, अगर समान पोल हुआ, देखो इधर से लेके जा रहे हैं, इधर से जैसे ही लेकर जाएंगे तो आगे में कौन सा पोल है, एन, नॉर्थ पोल है। इस चुंबक का भी कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। तो एन और एन, उत्तरी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर एन और एन में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब यहाँ पर जो है दोस्तों, ये चुंबक इस चुंबक को जो है इधर धक्का देगा, इधर बाहर की तरफ क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ लिख दिए क्या करेगा, ये करेगा दोस्तों प्रतिकर्षित, यहाँ लिखा हुआ है, बाहर की तरफ धक्का देगा और करेगा ये प्रतिकर्षित करेगा,
ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगर हम क्या करें, इसी चुंबक को दोस्तों, इसी चुंबक को एक बार हम उलट के ले जाएं, उलट के ले जाएंगे, मतलब यही चुंबक है, इस बार हम क्या कर दिए, ध्रुव को उलट दी, जहाँ पर एन है वहाँ पर क्या कर दिए एस को, और जहाँ पर एस था वहाँ क्या कर दिए एन को, मतलब इस चुंबक को क्या कर दिए, उलट दिए। उलटने पर क्या होगा दोस्तों समझना, ये एन है, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये एन पोल और ये एस पोल। अब होगा क्या, एन और एस में नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल दो विपरीत पोल हैं, तो दो विपरीत पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन विपरीत पोल जो है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को जो है क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो बड़ा वाला चुंबक है इस छोटे वाले चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। अगर हम इस क्षेत्र के अंदर ले जाए तब क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो देखो इस परिभाषा से एक और नया परिभाषा निकल गया। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या होता है, किसी दूसरे आवेशित वस्तु को अगर इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो वहाँ पर आकर्षण या क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ऐसा भी इस डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं। चलिए इसका एक और डिफिनेशन या करके हम लिखते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह किसी दूसरे आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। आपको ये डिफिनेशन लिखना है कॉपी में, ठीक है। चाहे आप ये परिभाषा बोलिए, सबसे अच्छा होगा कि आप ये परिभाषा बोलिए, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद रहता है तो आप ये परिभाषा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों परिभाषा सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है आवेश के प्रकार। अब हम समझेंगे दोस्तों आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, आपको पहले से पता है, अभी तुरंत हमने बताया भी। पहला धनात्मक आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज। और इसी का दूसरा प्रकार होता है, आवेश का दूसरा प्रकार ऋणात्मक आवेश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। हालांकि दोस्तों इन दोनों को जो है डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आप लोगों को पता है कि धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज एवं ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज किसी वस्तु पर कैसे आता है। हालांकि इस टॉपिक को हम आने वाले क्लास में, आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे आवेशन, ठीक है। वहाँ पर आपको हम समझाएंगे कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है। आवेशित तो करेंगे, लेकिन किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश कैसे आएगा, ऋणात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होता है किसी वस्तु पर रगड़ने से, घर्षण करके, वहाँ पर हम अच्छी तरह से समझेंगे कि ये धनात्मक आवेश क्या है और ये ऋणात्मक आवेश क्या है। अभी फिलहाल आपको इतना सा ही जानना है कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ये जो आवेश है, ये आवेश के मात्रक को आप समझते हैं। अब दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक होगा आवेश के मात्रक।
बहुत सारे मात्रक होते हैं आवेश के। आइए हम समझते हैं एक एक करके आवेश का मात्रक को। ठीक है, चलिए समझते हैं कि मात्रक। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए समझते हैं आवेश के मात्रक। अभी हमने बताया कि आवेश के बहुत सारे मात्रक होते हैं। सबसे पहले हम आवेश का पहला मात्रक समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला मात्रक समझेंगे आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, चलो आवेश का एसआई मात्रक ये होता है दोस्तों, सभी को पता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा मात्रक होता है दोस्तों आवेश का स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम। ठीक है, पहला मात्रक एसआई मात्रक है कूलॉम, दूसरा मात्रक है स्टेट कूलॉम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और इसको दोस्तों हम शॉर्ट में लिखते हैं, किस तरह से समझना। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से ई को पकड़ते हैं, यहाँ से हम ई को पकड़ेंगे, और इलेक्ट्रो का क्या लिए हम ई, और स्टैटिक्स का क्या लेंगे एस, और यूनिट का क्या लेंगे यू। तो क्या बन गया ई एस यू। ठीक है, स्टेट कूलॉम को हम क्या बोलते हैं ई एस यू। और आपको याद रखना है कि ये जो स्टेट कूलॉम होता है ये CGS मात्रक है। कौन सा मात्रक है, CGS मात्रक होता है। ये होता है एसआई मात्रक, और इसको हम बोलते हैं स्टेट कूलॉम को। आवेश का, किसका, आवेश का CGS मात्रक क्या होगा, स्टेट कूलॉम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और यहाँ से हम इलेक्ट्रो का ई पकड़ लिए, और स्टैटिक्स का एस पकड़ लिए, यूनिट का क्या पकड़ लिए यू, बन गया ESU। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रकार, तीसरा फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने करंट पर जो है कुछ प्रयोग किए थे। ठीक है, नाम क्या है, फ्रैंकलिन। तीसरा मात्रक है फ्रैंकलिन। ठीक है, उसके बाद चौथा मात्रक होता है दोस्तों, चौथा मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रो का हम ई पकड़ते हैं, मैग्नेटिक का हम एम पकड़ते हैं, और यूनिट का हम यू पकड़ते हैं, और इसको बोलेंगे हम EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, समझ गए। अगला, और ये सभी किसी मात्रक में नहीं आते हैं, SI मात्रक, ये CGS मात्रक। ठीक है, और ये सभी जो है कुछ अलग तरह से दिया गया है, किसी पद्धति के अंतर्गत नहीं आते वो। चलो अब अगला होता है दोस्तों पांचवा, फेराडे। फेराडे, जिसको ऐप से भी हम सूचित करते हैं। तो इतने सारे मात्रक होते हैं। ठीक है, आपको कॉपी में एक एक करके लिखना है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम कूलॉम और ये जो है ESU, इन दोनों में क्या संबंध है इसको समझते हैं। ठीक है, समझना, कॉपी में लिखते चलना है, इम्पोर्टेंट सब चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ये जो कूलॉम है, एक कूलॉम बराबर होता है
3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम के। आपको जो है इन सभी बातों को कॉपी में लिखते चलना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको चाहो तुम इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक कूलम का सिंबल जो है, एक का एक लिखेंगे, और कूलम का सिंबल क्या होता है, C। 1 कूलम इक्वल टू 3 गुना 10 का पावर 9। स्टेट कूलम को क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम को शॉर्ट में ESU, तो यहाँ पे लिख देंगे ESU। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, समझ गए। अब ये कूलम और यहाँ पर जो है EMU, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इन दोनों के बीच क्या संबंध है इसको समझते हैं। अगला पॉइंट, ये भी VVI है। पूछेगा आपसे कि एक कूलम जो है वो बराबर होता है दोस्तों EMU में 1/10 EMU के। अब ये EMU क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मतलब विद्युत चुंबकीय मात्रक, ठीक है, समझ गए। अब अगला पॉइंट है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है इन सभी में। तो आपको याद रखना है फैराडे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फैराडे, जिसको हम ऐप से दिखाते हैं। और एक फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ये बात भी याद रखना है। अब आवेश का ये बड़ा मात्रक है फैराडे, तो छोटा भी होगा। तो अगला पॉइंट है आवेश का सबसे छोटा मात्रक वो होता है दोस्तों फ्रैंकलिन, ठीक है। अगर फ्रैंकलिन नहीं दिया है तो आपको किस में मारना है, स्टेट कूलम में, ठीक है। लेकिन क्या होता है फ्रैंकलिन। समझ गए। इन सभी बातों को कॉपी में एक एक करके नोट करते जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि वन फ्रैंकलिन कितने के बराबर होता है। याद रखना है 1 फ्रैंकलिन बराबर होता है दोस्तों 1 ESU के, ठीक है। अब ये ESU क्या होता है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो ये सभी क्या थे, आवेश का मात्रक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखो आवेश के बहुत सारे मात्रक होते हैं। यहाँ पर देखो आवेश, पहला देखो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। याद रखना आपको, कूलम होता है। दूसरा होता है आवेश का, एक होता है CGS मात्रक, जिसको क्या कहते हैं स्टेट कूलम, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। यहाँ से E पकड़ लिए, यहाँ से S पकड़ लिए, यहाँ से U पकड़ लिए, हो गया स्टेट कूलम का शॉर्ट नेम ESU, ठीक है। और एक और होता है अगला फ्रैंकलिन, ठीक है। अगला होता है चौथा नंबर में विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको शॉर्ट में लिखेंगे EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, लिख दिए। अगला होता है दोस्तों फैराडे, जिसको हम किसे दिखाते हैं, ऐप से। अब ये सभी है मात्रक में ये दोनों जो है दोस्तों, ये किसी न किसी पद्धति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये सभी जो है किसी पद्धति के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है एक कूलम बराबर होता है, याद रखना है इस चीज़ को, एक कूलम जो है बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो 1 कूलम, ये नंबर तो सेम रहेगा, 3 गुना 10 का पावर 9। स्टेट कूलम को क्या बोलते हैं, यहाँ देखो स्टेट कूलम को ESU बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हम ESU, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरे पास कि एक कूलम जो है, ये एक कूलम, ठीक है, कितने EMU के बराबर होता है, ये पूछ सकता है। तो एक कूलम जो है वो बराबर होता है 1/10 EMU के बराबर होता है, ये भी याद रखना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक,
आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? देखो फैराडे, इसको किसे दिखाते हैं? एफ से। और यहाँ पर देखो एक फैराडे जो होता है वो बराबर होता है 96,500 कूलम के। यहाँ पर अगला पॉइंट, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। ठीक है, अब पूछेगा कि 1 फ्रैंकलिन कितने के बराबर होता है? याद रखना है 1 फ्रैंकलिन जो होता है वो 1 ESU के बराबर होता है। ESU मतलब स्टेट कूलम। तो इतना सा आपको याद रखना है। ये था फर्स्ट लेक्चर। अब हम इसके आने वाले लेक्चर्स में और भी हम डिस्कस करेंगे और हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।